Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with our इकोनॉमी रेक्टाफिकेशन. इकोनॉमी के सभी कोर कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा मैं. इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एग्जाम हॉल में जब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू एलिमिनेशन करने में ज़रूरत पड़े तो आपको कोई कॉन्सेप्ट्स ऐसा ना हो जो अनक्लियर हो. सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट. तो इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमी के, पूरी इकोनॉमी के, वो हम समझ लेंगे इस वीडियो में. ठीक है. और यूपीएससी में इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस ही आते हैं. देयर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस इन इकोनॉमी. सो वी विल ट्राई टू लर्न ऑल द की टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड विल ट्राई टू लर्न द एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम. बट बिफोर दैट आपको दो बातें बोलनी है. एग्जाम को 2 दिन बचे हैं. सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको बोलेंगे कि अब पढ़ाई बंद कर दो, बस बहुत पढ़ाई कर ली. ठीक है. ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ. जितना किनारा कर सकते हो उतना किनारा कर लो. जो आपको बोलेंगे कि अब बहुत पढ़ाई कर ली, अब बस करो, छोड़ो, जितना पढ़ लिया हो गया. ठीक है. वो लोग खुद घर में जाके पढ़ाई करेंगे चुपके से और आपको बोलेंगे कि अब बस करो, मैं तो नहीं पढ़ रहा कुछ. ठीक है. तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर कर लो. जो टॉपर्स होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं. कल शाम 6 बजे तक, कल शाम 6 बजे के पहले किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. कल शाम 6 बजे के बाद आराम से बैठ जाना, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेना और रिलैक्स करना, खाना पीना खाना और उसके बाद एग्ज़ाम जाके एग्ज़ाम क्रैक करके आना. ठीक है. सबसे पहला तो ये बात थी. दूसरी बात, अगर आपने साल भर मेहनत की है तब तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा. अगर आपने आपके खुद के नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को रेफ़र करो. लेकिन अगर आपने लास्ट 30-35 दिनों में ही अच्छे से पढ़ाई करी है और आप कॉन्टेंट हल्का हल्का फील कर रहे हो बट डाउटफुल हो क्योंकि आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो ये जो रेक्टाफिकेशन वाली प्लेलिस्ट है हमारी, इसको ज़रूर एक बार देख के जाना, बल्कि 2 बार देख के जाना. क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वही चीज़ें कवर की हैं जो हार्ड हिटिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो ये रेक्टाफिकेशन वाली प्लेलिस्ट पूरी एक बार देख लेना. ट्रिक्स के थ्रू चीज़ें याद करवाई हैं, सिर्फ बोल बोल के पढ़ाया नहीं है, चीज़ें याद करवाई गई हैं उसमें. ठीक है. अगर एक बार देख लोगे तो एटलीस्ट 2 दिन तो दिमाग में चीज़ें रहेंगी ना और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ. अब शुरू करते हैं इकोनॉमिकल लेक्चर. सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है. ठीक है. देखो, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है. माइक्रो एक तरह से इकोनॉमी को जूम इन करके देखना है. माइक्रोस्कोप में करते हो ना जूम इन, तो माइक्रोस्कोप लगा के जूम इन करके देखना है कि क्या क्या चल रहा है स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी में, छोटे छोटे हिस्सों में इकोनॉमी में क्या चल रहा है. जैसे कि प्राइस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, हाउस होल्ड्स क्या खरीद रहे हैं, फर्म्स क्या प्राइस में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बिक कितने प्राइस में रहे हैं. ये सारी छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ इकोनॉमी की समझने के लिए, सप्लाई डिमांड और प्राइसिंग रिलेटेड, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो इकोनॉमिक में अब हमें ब्रॉडर व्यू चाहिए इकोनॉमी का. तो किसका यूज़ करते हो ब्रॉड व्यू लेने के लिए? टेलीस्कोप का. यूज़ टेलीस्कोप टू कैप्चर द बिग पिक्चर. ठीक है. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन कितना है, इकोनॉमी के लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है, नेशनल इनकम कितनी है ओवरऑल. तो ओवरऑल इकोनॉमी की जब बात होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी. और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है छोटी छोटी चीज़ें इकोनॉमिक्स. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ये तो सबको पता है. कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. कैपिटलिस्ट मतलब जिसमें प्राइवेट ओनरशिप हो, पूरी मार्केट फोर्सेस से इकोनॉमी रन होती हो. सोशलिस्ट मतलब जिसमें स्टेट की ओनरशिप हो और सेंट्रल प्लानिंग से चीज़ें वर्क करती हूँ. मिक्स्ड मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हों. ये हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी आप लोग को पता है. ठीक है. कि प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब. सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें. जो क्वार्टरनरी और क्विनरी सेक्टर है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होगा, आपको नहीं पता होगा. क्वार्टरनरी सेक्टर होता है नॉलेज बेस्ड, जिसमें आईटी और आरएनडी किया जाए. क्विनरी क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट रोल्स, सीईओज, पॉलिसी मेकर्स वाला. देखो, क्वार्टरनरी में क्या होता है कि दे डोंट प्रोड्यूस गुड्स. ये लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते क्वार्टरनरी सेक्टर वाले. ये लोग इम्प्रूव करते हैं उस प्रोसेस को, गुड्स प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को. टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इनका कंट्रीब्यूशन होता है क्वार्टरनरी सेक्टर वाले का. ठीक है. और क्विनरी सेक्टर जो है वो टॉप मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के सीईओ हो गए, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हो गए. ये सब क्विनरी सेक्टर्स के हैं. ठीक है. तो ये जो क्वार्टरनरी और क्विनरी है, दीज सेक्टर्स गो बियॉन्ड जस्ट मेकिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ये सेक्टर्स सिर्फ मेकिंग एंड सेलिंग के बियॉन्ड है, क्वार्टरनरी और क्विनरी. तो आई होप ये सेक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे. अब आते हैं मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक पे, जहां आप लोग को दिक्कत आती है. जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं. नेशनल इनकम वाले कॉन्सेप्ट. देखो, जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर. बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. एक बॉर्डर, एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक साल में, 1 ईयर में, इसी स्पेसिफिक पीरियड यानी कि 1 ईयर में कितना
गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी क्या वैल्यू है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब की वैल्यू, टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, कितना कंजम्पशन हो रहा है प्लस कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्लस गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग कर रही है, उसमें से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट में जितना प्रॉफिट हो रहा है और इंपोर्ट में जितना नुकसान हो रहा है, उसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का निकाल के उसमें भी ऐड कर दो। ये भी मतलब टोटल ट्रेड, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ट्रेड की इनकम, ये हमारी जीडीपी कहलाती है। टोटल वैल्यू यही हो गया ना, इसके बियॉन्ड तो क्या ही हो सकता है, राइट। उसके बाद देखते हैं जीएनपी का कॉन्सेप्ट। जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, सपोज कोई इंडियन कंपनी है, वो यूएसए में कमा रही है पैसा, ठीक है, यूएसए में पैसा कमा रही है, तो वो इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड होगा, इंडिया की जीडीपी में नहीं, क्योंकि इंडिया की बॉर्डर के पहले वो पैसा कमा रहा है, तो इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसका कंट्रीब्यूशन है, बट इंडिया के जीडीपी में नहीं। तो यही कहते हैं जीडीपी जीएनपी में यही डिफरेंस है। जो विद इन द बॉर्डर प्रोडक्शन हो रही है वो तो जीडीपी में इंक्लूड होगी, जो बियॉन्ड बॉर्डर हो रही है प्रोडक्शन, ठीक है, उसको जीएनपी में लाएंगे। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, जितनी हम इनकम फ्रॉम अब्रोड कर रहे हैं वो हमारी जीडीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जितना भी भारत के लोग बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं वो हमारी जीडीपी में ऐड होगा, और जीडीपी में जैसे ही ऐड होगा तो जीएनपी कहलाएगा वो। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय कंट्रीज पीपल इन 1 ईयर, नो मैटर वेयर दे आर। एक साल के अंदर मतलब जीडीपी प्लस एनआईएफ, मतलब जीडीपी तो है ही है जीएनपी में, प्लस बाहर की इनकम भी है, मतलब जितना टोटल गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है वो, प्लस जितना लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं वो, या बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे देश के सिटीजन्स वो, ये सारा मिला के बनता है जीएनपी। मतलब जीएनपी इज वाइडर टर्म, ब्रॉड टर्म, राइट। अब एनएनपी क्या होगा, एनएनपी को जीएनपी जो देखा आपने, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। ठीक है, जीएनपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। डिप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे आप सपोज किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आप कुछ ओल्ड मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, टूल्स का यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग्स का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों की कीमत जो है साल दर साल कम होती रहती है। ऐसा नहीं जितना आपने इस मशीन को 50 साल पहले यूज़ किया था इसकी कीमत ज़्यादा रही होगी, अभी इस मशीन की कीमत कम हो गई है, तो मतलब इसकी कॉस्ट उतनी ही नहीं जोड़ा जा सकती जितनी पहले जोड़ी जा सकती थी। तो इसका वैल्यू का लॉस हुआ है, तो जो वैल्यू लॉस हुई ओवर टाइम उसको माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन, ताकि वो कैलकुलेशन एरर ना आए। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। तो इसको बोला जाता है रियल वैल्यू ऑफ जीएनपी। जीएनपी की रियल वैल्यू तभी आएगी जब ये चीज़ें माइनस कर दोगे इसमें से, राइट। तो याद रखना वीयर एंड टीयर वाले चीज़ों को माइनस कर देंगे हम। और वही सेम चीज़ एनडीपी के लिए, एनडीपी इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो आई थिंक इन चारों में तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये क्या होता है। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन पेमेंट्स टू प्रोडक्शन फैक्टर्स। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन फैक्टर पे पेमेंट्स कितना कर रहा है उस पर बेस्ड है। मतलब प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर को कितना दे रहे हो आप, ठीक है, लैंड में कितने का ज़मीन खरीदी है, कितना आपने टोटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस पे, इस प्रोडक्शन पे, तो इसको प्रोडक्शन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लेबर्स को कितने वेजेस दे रहे हो, ये सब प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं। तो अगर कॉस्ट जो है गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को आप इन पेमेंट्स पे बेस करके कैलकुलेट करोगे तो वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन पेमेंट्स टू प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, सपोज आप, कौन कैलकुलेट करेगा ये फैक्टर कॉस्ट, सपोज आप खुद ही एक्चुअल कंपनी के मालिक हो, ठीक है, तो आप थिंक ऑफ इट एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको टोटल कितनी कॉस्ट लगी है, उसने लेबर कितना पे किया, लैंड को कितना किया, कैपिटल को कितना किया, तो वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। सिंपल सा ऐसे है, प्रोड्यूसर की कितनी लागत लगी ओवरऑल इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करने में, वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। कैसे याद रखोगे, सपोज आपकी किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट, आपने एक पेन बनाई, ठीक है, आपने क्या बनाया, एक पेन बनाई, कितने की, 10 रुपये की बनाई। ठीक है, अब उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 2% का, तो उस पेन की मार्केट प्राइस क्या हो गई, 12 रुपये हो गई ना। फैक्टर कॉस्ट तो 10 रुपये थी पेन की, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 2% का, तो पेन की कॉस्ट हो गई 12 रुपये। अब गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है उस पेन पे, तो 1 रुपये की, 1 रुपये की सब्सिडी देते ही पेन का कॉस्ट 11 रुपये हो जाएगा, तो पेन 11 रुपये की हो गई। ठीक है, तो वो कहलाएगा पेन का मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज,
इतना सिंपल है, ठीक है। इससे डरा मत करो। मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस वही प्राइस होती है जब आप मार्केट में जाते हो एज अ कंज्यूमर, तो जो आप प्राइस पे करते हो ना प्रोडक्ट पे, वही प्राइस मार्केट प्राइस होती है। तो वो प्राइस ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है और सब्सिडीज़ को माइनस किया जाता है, राइट। अब बेस ईयर की बात करते हैं। देखो बेस ईयर क्या होता है, एक रेफरेंस ईयर लिया जाता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे जीडीपी हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे प्राइसेस हो। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर लेना पड़ता है कि उस ईयर से कंपेयर करते हुए हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो बेस ईयर को रेफरेंस ईयर माना जाता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए भी, ठीक है, और इन्फ्लेशन के लिए भी, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए बेस ईयर लगा जैसे अभी इंडिया करंट बेस ईयर 2011-12 है फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्या आता है, रेफरेंस ईयर है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना, जैसे कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बेंचमार्क है, ये जानने के लिए कि थिंग्स कैसे चेंज हुई हैं ओवर द टाइम, राइट। तो इस तरह से बेस ईयर का मतलब आपको समझ आ गया। अभी जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर तो चलो सिंपल है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये एक तरह का प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है इन्फ्लेशन को यूजिंग द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को यूज़ करते हुए ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है। समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप एक तरफ लिख रहे हो, ऊपर लिख रहे हो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कर दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो। कैसे होता है ये मेजरमेंट, ठीक है। ये ऐसे होता है कि जैसे आपने किया नॉमिनल जीडीपी सपोज आपकी 120 है, ठीक है, और रियल जीडीपी आपकी 100 है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी आपकी 120 है, मतलब आपने नॉमिनल जीडीपी मतलब जो अभी आपकी जीडीपी चल रही मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए बिना, इन्फ्लेशन के साथ, जितना इन्फ्लेशन उसके साथ, तो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी में हम बेस ईयर से उसको कैलकुलेट करते हैं, करंट प्राइसेस में नहीं, कांस्टेंट प्राइस पे जोड़ते हैं, मतलब बेस ईयर से कंपेयर करते हो जीडीपी हमारी, वो ये है। और नॉमिनल जीडीपी करंट जीडीपी जितनी है बिना बेस ईयर से कंपेयर किए। तो जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करोगे और उसको इंटू 100 करोगे तो आपका आएगा जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर सपोज ये आपकी नॉमिनल जीडीपी अभी 120 करोड़ है, और रियल जीडीपी यानी कि जब आपने बेस ईयर से कंपेयर किया तो वो 100 करोड़ निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया आपने। तो 120 अपॉन 100 करोड़ इंटू 100 कितना आएगा, 120। तो सिंपल सा फंडा है, मतलब 20% प्राइस का इंक्रीज हुआ है। याद रखना, डिफ्लेटर अगर अबव द 100 रहे तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ। डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंट प्राइस इंक्रीज है, और जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से कम होगा तो इसका मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और जीडीपी डिक्लेटर का यही काम है, प्राइस के इंक्रीज को और प्राइस के डिक्रीज को कैलकुलेट करना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब सपोज ये आपका कोई कंट्रीब्यूशन सेक्टर वाइज अगर मेजर करना है आपको, ठीक है, कौन से सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, कौन सा सेक्टर, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स है ना इकोनॉमी के, तो कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी को, वो जीवीए मेजर करेगा। तो जीवीए का मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब हाउ मच न्यू वैल्यू हैव बीन एडेड इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जब आपने प्रोडक्शन की किसी चीज़ की तो उसमें नई वैल्यू कितनी ऐड की है, ये जीवीए कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब क्या है, सपोज एक बेकरी वाला है, वो केक बेच रहा है, केक कितने का बेच रहा है, 1000 रुपये का बेच रहा है, लेकिन उसने 400 रुपये खर्च किए थे उसका केक का मैदा लेने में, शुगर लेने में, इलेक्ट्रिसिटी लेने में 400 रुपये खर्च किए थे पहले ही। तो ये कोई नई वैल्यू तो है नहीं, 400 तो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो। अब उस 400 रुपये जो उसने खर्च किए उसमें उसने उसकी बेकरी ने ऐड किए 600 रुपये थ्रू इट्स वर्क, उसको केक बनाया इन सारी चीज़ों को मिला के, तो अपने वर्क से उस 400 में 600 रुपये ऐड किए, तब जाके टोटल 1000 का बिक रहा है। तो ये जो 600 रुपये हैं ये होगा आपकी वैल्यू एडेड, कितनी आपने वैल्यू ऐड की है, ठीक है। तो इसका मतलब जीवीए का फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो तो आपका जीवीए आ जाएगा और सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो जीवीए फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, अगर जीडीपी जीवीए के थ्रू कैलकुलेट करनी है तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है हर सेक्टर में जो वैल्यू एडेड हुई है, ठीक है, उन सबको ऐड करो, उसमें से वही सब्सिडी को माइनस कर दो और टैक्स को प्लस कर दो, आपकी जीवीए जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। तो जीवीए प्लस, देखो लिखा है ना यहाँ पे, जीवीए फ्रॉम ऑल सेक्टर प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को समझ के याद कर लिया करो। बस इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मनी और बैंकिंग पे चलते हैं, ठीक है। मनी और बैंकिंग में पहला टॉपिक आता है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई मतलब कितनी मनी टोटल इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, सिंपल है, ठीक है।
तो ये जो मनी सप्लाई है कई तरह के इसके मेजर करने के कई तरीके होते हैं। M0, M1, M2, M3, इसको समझ लो एक बार क्या होता है M0, M1, M2, M3, ठीक है। सपोज M0 है, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब टोटल कितना कैश है इकोनॉमी में, मतलब कितना कैश पब्लिक के पास है, चाहे नोट के फॉर्म में हो चाहे सिक्कों के फॉर्म में हो वो, प्लस टोटल कितना कैश बैंक के पास है, ये सब जोड़ लिया, ठीक है। प्लस कितना डिपॉजिट्स है बैंक का आरबीआई के पास, बैंक ने कितना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रखा है, ये सारी चीज़ें मिला के बनती हैं M0। ये हाई पावर्ड मनी है इसलिए, क्योंकि सारा पैसा, इससे ज़्यादा पैसा क्या ही होगा, राइट। दूसरा M1 की बात कर ले। M1 क्या होता है, इसको नैरो मनी बोलते हैं। नैरो मतलब थोड़ी सी मनी को कैलकुलेट करते हैं। पहली तो ये जो करेंसी विद पब्लिक है, ठीक है, जितनी करेंसी है पब्लिक के पास वो, और जितना करेंसी ने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, तो डिमांड डिपॉजिट जो अब जब चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके क्या है, नैरो मनी की में ऐड होते हैं। प्लस जितना डिपॉजिट आरबीआई के पास है वो, ये सारी चीज़ें मिला के बनती हैं M1, इसको नैरो मनी बोलते हैं। M2 का क्या कॉन्सेप्ट है, यही M1 में जितनी चीज़ें जोड़ी उसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स ऐड कर दो, M2 आ जाएगा। M3 जिसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, ये क्या है, M1 में टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर दो। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो आप 20 साल बाद निकालोगे वापस, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट्स को M1 में ऐड कर दो तो आपके टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे। यानी कि आपको M1 याद रखना है और M0 याद रखना है, तो M2 और 3 तो अपने आप याद होगा, ठीक है। M1 में पोस्ट ऑफिस के सेविंग ऐड करोगे तो M2 आ जाएगा, M1 में टाइम डिपॉजिट ऐड करोगे तो M3 आ जाएगा, ठीक है। M4 कैसे आएगा, जो आपने M3 निकाला है इसमें भी अगर आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स में टोटल डिपॉजिट जितना है वो ऐड कर दोगे तो आपका M4 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दिया तो आप करने के काबिल रहोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के एक्शंस होते हैं जो कि मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे रेपो रेट, CRR, SLR, इनको एक एक करके समझते हैं कैसे सेंट्रल बैंक क्या क्या एक्शन लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी मनी सप्लाई को खींचने के लिए, सप्लाई करने के लिए कैसे क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं। तो पहला है CRR। CRR का क्या मतलब है, कैश रिजर्व रेशियो। तो बात कैश की हो रही है, कितना % ऑफ बैंक डिपॉजिट्स हेल्ड एज रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई कितना % बैंक का पैसा अपने पास एज ए रिजर्व रख रही है इन कैश, कैश में हो रहा है इसमें सब कुछ, ठीक है। तो याद रखना, अगर बैंक के पास 100 करोड़ है अपने डिपॉजिट में, ठीक है, और आरबीआई ने CRR कर दिया है 4%, तो मतलब बैंक्स को 4 करोड़ आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम चीज़ SLR के साथ है। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें जो डिपॉजिट्स है बैंक का वो लिक्विड एसेट है, ठीक है। जैसे गोल्ड में कितना इन्वेस्ट किया बैंक्स ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना इन्वेस्ट किया बैंक्स ने, इसमें आरबीआई के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप अपने ही गोल्ड सिक्योरिटीज़ में रख दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख दो, बैंक्स को कहा जाता है, ठीक है। बस आरबीआई के पास नहीं जाना है, इसमें आप खुद इन्वेस्ट करो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में सेफ रखो उस पैसे को। तो मतलब लिक्विड एसेट आपको थोड़ा रखना पड़ता है बैंक्स को। CRR में बैंक्स को अपना एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, SLR में थोड़ा सा पैसा गोल्ड बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना है। तो यानी कि अगर कोई बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं एज अ डिपॉजिट्स, तो वो अगर SLR 18% है इस समय, तो उसको 18 करोड़ सेफ एसेट्स में रखने पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखो चाहे गोल्ड में रखो। तो ये CRR और SLR का डिफरेंस है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है और तो कुछ इंटरेस्ट लेगा उससे, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाता है, राइट। अब बैंक को शॉर्ट टर्म नीड पड़ी, बैंक आरबीआई के पास गए, तो आरबीआई ने बैंक को क्या दिया, लोन दिया, ठीक है। अब लोन दिया तो आरबीआई उस पर रेपो रेट चार्ज करेगा, और अगर ये रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा देता है टाइम टू टाइम, क्योंकि बैंक्स तो आरबीआई से पैसा लेते ही रहते, तो आरबीआई ने अगर अचानक रेपो रेट बढ़ा दिया तो मतलब बैंक्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आरबीआई को एज ए इंटरेस्ट। तो मतलब इकोनॉमी से जो बैंक के पास पैसा है वो पैसा कम होगा, यानी इकोनॉमी से मनी सप्लाई खींचने का काम कर रही है आरबीआई रेपो रेट के थ्रू, रेपो रेट बढ़ा के। यानी कि अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होगा तो जो लोन की कॉस्ट है वो बैंक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक्स का ही लोन कॉस्टली हो गया है, बैंक को ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो पब्लिक जो लोन से लेगी बैंक से वो भी, उसका भी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए पब्लिक ज़्यादा लोन नहीं लेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, राइट। तो याद रखना, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा बचा तो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो चीज़ों की प्राइस अपने आप कम हो जाएगी, इसलिए इन्फ्लेशन कम हो जाता है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ाओगे तो लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। रेपो रेट घटाओगे तो लोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है ना एसबीआई को, आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है,
ना आपको बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो सब लोग खूब लोन लो और इन्फ्लेशन बढ़ा दो, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी जेब में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो प्राइस अप हो जाएंगे चीज़ों के। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके जोड़ देना, वो कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई बैंक से बोरो करता है कुछ टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया है, तो आरबीआई जो है बैंक को बोलता है कि कुछ पैसा आप हमें दे दीजिए, ठीक है। हम जब वापस करेंगे उस पैसे को तो आपको इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करेंगे, ठीक है। मतलब आरबीआई एक तरह से बैंक से लोन ले रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट देंगे जब आपको वापस करेंगे। इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट याद रखना कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। अगर बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तब तो वो आरबीआई से ले लेते हैं रेपो रेट के थ्रू, लेकिन अगर बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं आरबीआई से, ठीक है, तो वो अच्छा इस वाले में याद रखना जो ये वाला जो है रेपो रेट वाला, इसमें अगर बैंक्स लोन ले रहे हैं तो उनको कोलैटरल देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आरबीआई को, राइट। तब जाके वो लोन आरबीआई देगा बैंक्स को शॉर्ट टर्म वाले में। रेपो रेट पे जो लोन बैंक्स ले रहे हैं उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक को जमा करनी पड़ेगी, कोलैटरल देना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा, राइट। लेकिन जो बैंक रेट के थ्रू अगर बैंक्स लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, तो बैंक को कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं आरबीआई से, ठीक है, बैंक रेट पे, तो फिर उनको कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे लोन ले रहे हैं आरबीआई से बैंक्स, तब फिर कोलेट्रल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह देने होती हैं। तो ये रेपो रेट में होता है। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? ये इमरजेंसी विंडो होती है बैंक्स की टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई एट अ रेट अबव रेपो। एक ऐसी इमरजेंसी विंडो जब बैंक्स ओवरनाइट आरबीआई से बोरो कर सकें, कोई इमरजेंसी आ गई तो आरबीआई ऑब्वियसली आधा ज़्यादा रेट लेगा, क्योंकि आप ओवरनाइट अचानक हमसे लोन लोगे तो हम ज़्यादा फायदा देखेंगे ना अपना। तो आरबीआई अबव रेपो इस लोन को देता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हाइयर देन रेपो रेट होगा। ये स्टेटमेंट याद रखना। एमएसएफ में रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आरबीआई, बस। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाई करता है, सेल करता है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके। कैसे? अगर वो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा है मार्केट से, मतलब मार्केट में और पैसा डाल रहा है, मार्केट से एक कागज़ का टुकड़ा खरीद रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, और उसके बदले मार्केट में पैसा डाल रहा है, यानी कि किससे? मार्केट में, मतलब बैंक्स खरीदेगा ना आरबीआई, तो बैंक्स खरीद रहा है मान लो, या मार्केट से कहीं से भी बैंक्स खरीद रहे हैं, तो गिव मोर मनी टू बैंक, बैंक्स को और मनी देगा आरबीआई, क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदी तो पैसा दो दोगे ना। तो बैंक के पास और ज़्यादा पैसा है, मतलब इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई और इकनॉमी बूस्ट हो गई। लेकिन अगर वहीं पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, मतलब कोई चीज़ बेच रहे हो, तो क्या करोगे? आप बदले में पैसा लोगे, तो आरबीआई बदले में पैसा लेगा बैंक से, टेक मनी फ्रॉम बैंक्स, और मनी सप्लाई को कम कर देगा, यानी कि इन्फ्लेशन भी अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो फिर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना सा याद रख लेना बस, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? सिंपल है, एलएएफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये आरबीआई का सिस्टम है टू एडजस्ट मनी सप्लाई डेली बेसिस से मनी सप्लाई को कैसे एडजस्ट करना है वो आरबीआई तय करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब यहाँ पे आरबीआई रातों रात बैंक्स को रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू बोरो कर रहा है और लैंड कर रहा है। सिंपल है ना। अगर ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक्स और आरबीआई के बीच तो ये डेली होता ही है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी डेली होती है, बोरो करना, लैंड करना थ्रू रेपो और रिवर्स रेपो, तभी तो मनी सिस्टम मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए ये काम डेली करना पड़ता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब एसडीएफ, ठीक है। ये फैसिलिटी है बैंक्स के पास कि वो पार्क कर सकते हैं अपने एक्सेस फंड को। जैसे आप गाड़ी कहीं पे जाके पार्क कर देते हो ना, तो वैसे ही बैंक के साथ अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो उसको पार्क कर सकता है बैंक आरबीआई के साथ, ठीक है, विदाउट कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्यों देंगे? ऑब्वियसली बैंक्स जो है कोलेट्रल क्यों देंगे? अपना जो है फंड पार्क कर रहा है ना आरबीआई के पास, तो कोलेट्रल को देंगे, राइट। तो ये एक तरह का रिवर्स रेपो ही है, बट विदाउट कोलेट्रल, राइट, जिसमें बैंक्स क्या कर रहे हैं? आरबीआई को पैसा तो दे रहे हैं लेकिन कोई कोलेट्रल नहीं ले रहे बदले में। तो ये आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गई। अभी इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन आपको पता ही कि राइज इन जनरल प्राइसेस जो इंक्रीज हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जिससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है ना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है ये समझ लो अच्छे से। ये कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के इंडेक्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इन्फ्लेशन को मेजर करता है बाई कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। एक कंज्यूमर का क्या होता है कि एक दिन में कौन कौन से गुड्स पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, कौन कौन से गुड डेली खरीद रहा है। आप फूड खरीद रहे हो, क्लोथिंग खरीद रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मेडिकल केयर कर रहे हो,
ये सारी चीज़ें आपकी कंज्यूमर के गुड्स हैं ना, क्योंकि कंज्यूमर इन चीज़ों को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है। और ये भी कि सीपीआई में सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जैसे बताया ना ट्रांसपोर्ट, तो ये सब सर्विसेज है, तो आपके सर्विसेज भी इंक्लूड हो रही हैं सीपीआई में। तो इस तरह से आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों की कितना राइज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है, वो पता लगता है। और आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज़ करता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो कितनी महंगी हो, डेली बेसिस पे क्या क्या खरीद रहे हो, कितना सामान महंगा हो रहा है, राइट। और दूसरा चीज़, इसके लिए बेस ईयर कितना लिया गया, 2012। कौन कैलकुलेट करता है, देखो जो सीपीआई कंबाइंड है ना, सीपीआई कंबाइंड यानी कि अर्बन प्लस रूरल दोनों का कंबाइंड मिला के सीपीआई, इसका कैलकुलेशन करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये तो सीपीआई का कंबाइंड कैलकुलेशन होता है। सीपीआई के जो अदर टाइप्स होते हैं, जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर रूरल, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये तीनों जो सीपीआई होते हैं इनको लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस पता रखना, ठीक है। और ये जो सीपीआई होता है ये आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ये तो समझ आ गया ना। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब मेजर्स प्राइस चेंजर एट होलसेल लेवल, नाम से पता लग रहा है कि होलसेल लेवल पे, ठीक है। इसमें सर्विसेज को एक्सक्लूड कर देता है, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। इसका बेस ईयर है 2011-12 और इसको कैलकुलेट करता है बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। ये डिफरेंसेस याद रखना दोनों में। अब बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। देखो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है ना, इन्फ्लेशन रेट जो एक्सक्लूड कर दे वॉलेटाइल आइटम्स को। वॉलेटाइल आइटम्स मतलब जो फूड और फ्यूल जैसे आइटम्स हैं जिनका प्राइस डेली अप हो रहा है, डेली बढ़ रहा है, ऐसे आइटम्स को जिनका प्राइस बहुत जल्दी क्विक अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो हमारी जो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में दिक्कत पैदा करते हैं। अगर हमें इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता करना है तो इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, पहले फूड और फ्यूल को हटा देंगे, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका प्राइस तो डेली बढ़ रहा है, डेली घट रहा है। तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे, जो इन चीज़ों को माइनस कर दे। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट और अदर सर्विसेज, बट फूड एंड फ्यूल को नहीं लेंगे। वहीं पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो टोटल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करता है। इसमें सभी गुड्स और सभी सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो डेली प्राइस बढ़ रहा हो चाहे ना बढ़ रहा हो। जैसे सपोज अगर ओनियन का प्राइस आज ज़्यादा हो गया अचानक, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गया मगर कोर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो तो इसको जोड़ ही नहीं रहा ओनियन को। तो इस तरह से इसको समझ लेना, राइट। अब डिफ्लेशन की बात करते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, अगर धीरे धीरे चीज़ों की कीमत कम होने लगे। सपोज आप कल को जाते थे पार्ले जी बिस्किट लेने, वो 5 रुपये का आता था, आज पार्ले जी बिस्किट आता है 3 रुपये का। तो प्राइसेस कम हो रहे हैं, आपको बहुत खुशी होगी, बट ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है इससे। कैसे, क्योंकि अगर आप बहुत कम पैसे खर्च करोगे तो बिजनेसेस का लॉस होगा, बिजनेस को प्रॉफिट कम होगा। तो बिजनेस में जब प्रॉफिट कम होगा तो लोगों को सैलरी दे नहीं पाएंगे, तो लोगों को जॉब से निकाल देंगे वो, और जॉब कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी ना। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाना। चीज़ों की कीमत बढ़ रही है अभी भी, लेकिन अब स्लो रेट से बढ़ रही है। सपोज लास्ट ईयर किसी चीज़ की कीमत 6% से बढ़ी थी, इस साल भी कीमत बढ़ी है बट सिर्फ 3% ही बढ़ी है। तो ये डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है बट इन्फ्लेशन बहुत स्लो रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे इन्फ्लेशन हाई हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाए और ग्रोथ भी लो हो जाए, तीनों चीज़ें एक साथ मर्ज हो जा रही हैं, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ, मतलब एकदम इकोनॉमी का बंटाधार जब हो जाए ना, एकदम पूरी तरह इकोनॉमी चौपट जब हो जाए, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। लेकिन आइडियल केस में ऐसा जनरली होता नहीं है कि हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ आए, ऐसा बहुत कम होता है। 1970s में जो यूएस वाला क्राइसिस हुआ था उसमें हुआ था ऐसा, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, इसलिए स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं आती। तो फिलिप्स कर्व भी याद रखना कि हमेशा सच नहीं होता है, स्टैगफ्लेशन में वो फेल हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से इन दोनों को लिंक करके पढ़ लेना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता ही कि अफोर्डेबल एक्सेस पे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज जोड़ना, ताकि उनका एक अकाउंट खुल जाए बैंक में, जैसे जन धन योजना है, फिर उन तक इंश्योरेंस पहुँचे, पेंशन पहुँचे, उनको जोड़ा जा सके बैंकिंग सिस्टम से, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, सपोज आपने किसी को लोन दे दिया, बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बचा हुआ है, 90 डेज से ज़्यादा हो गए, वो कुछ पे नहीं कर पा रहा है, 3 महीने हो गए लोन लिए, 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपकी पेमेंट की किस्तें पे किस्तें चली जा रही हैं, आप पे नहीं कर रहे हो, तो वो एनपीए कहलाएगा 90 डेज़ के बाद। इसको सॉल्व करने के लिए
4 तरीके के मैकेनिज्म है, इनको देख लो एक बार, ठीक है। ये कहीं एग्जाम में आए किससे रिलेटेड है, तो एनपीए से रिलेटेड है। एक तो है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें टाइम बाउंड मैनेट्स को, कुछ इंसॉल्वेंट्स को हायर किया जाता है जो आपके चीज़ों को, एनपीएस को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। एआरसी क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये कुछ ऐसी कंपनीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपका एनपीए कंपनी से, बैंक से खरीद लेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उस चीज़ को। ओटीएस क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट, एक बार में सारा लोन चुका दो, आके सेटलमेंट कर लो बैंक से, कुछ कम पैसे दे देना, इंटरेस्ट कम दे देना। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स को ही रिकैपिटलाइज कर दो, जो बैंक इतने घाटे में चले गए हैं कि अपना लॉस रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं, उन बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर दो। तो ये 4-5 तरीके हैं आपके एनपीए से डील करने के लिए, इनका याद रखना। ऐसे आएगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे ईजी से क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको गलत हो जाएगा, राइट। बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं। देखो, ये ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन है, एक बेसल कमेटी बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में, जिसने पूरे ग्लोबली बैंक्स को कुछ चीज़ें बताई कि आप इस नॉर्म को फॉलो करोगे तो आपका बैंक अच्छा चलेगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है इसकी। तो पहले तो बेसल 1 था, बेसल 2 था, बेसल 3 आया, ठीक है। तो इंडिया अभी बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करता है। बेसल 3 नॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये जो बेसल 3 नॉर्म्स इंडिया में फॉलो हो रहा है, इसमें 4 चीज़ें बोली गई हैं। पहला तो ये कि हर बैंक की हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल जो है ज़्यादा रखना चाहिए बैंक को अपने पास, ठीक है। और एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर बना के रखना चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे, कभी कोई क्राइसिस है तो बैंक के पास इनफ कैपिटल होना चाहिए उस क्राइसिस से डील करने के लिए। लेवरेज रेशियो बना के रखना चाहिए। लेवरेज रेशियो मतलब लिमिट ऑन टोटल बोरोइंग, इतना भी बोरोइंग मत दे दो कि आपका एकदम नुकसान ही हो जाए, एक लिमिट रखो कितनी बोरोइंग देनी है, कितना लोन देना है, ठीक है। और दूसरा लिमिट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मतलब इनफ कैश फॉर 3 डेज स्ट्रेस, ठीक है। अगर 30 डेज स्ट्रेस, अगर 30 दिन तक लगातार स्ट्रेस आ गया तो आपको कवरेज होना चाहिए उसका, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ये बेसल नॉर्म्स के 4 रिकमेंडेशंस हैं जो इंडियन बैंक्स फॉलो करते हैं। आईबीसी तो मैंने बता ही दिया क्या होता है, इससे रिलेटेड है, एनपीएस रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट यूज़ ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ठीक है। वही फिस्कल पॉलिसी, कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है और कितना कमा रही है, उस पॉलिसी का जो एनालिसिस है उसी को फिजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। गवर्नमेंट बजट तो आपको पता ही है क्या होता है, राइट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनमें डिफरेंस क्या होता है एक बार देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग, राइट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, गवर्नमेंट की अर्निंग्स, ऐसी अर्निंग्स जिसमें गवर्नमेंट को बोरो ना करना पड़े कोई चीज़, या कुछ सेल ना करना पड़े, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ऐसी अर्निंग जिसमें कुछ बोरो नहीं किया, मतलब कि वो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी, कोई एसेट सेल नहीं किया, मतलब हमारा कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं होगा। तो ऐसी गवर्नमेंट की अर्निंग जिसमें कुछ बोरो नहीं करना पड़ रहा, यानी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, और कुछ सेल नहीं करना पड़ रहा, यानी कि कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का, उस अर्निंग को रेवेन्यू रिसीट करते हैं। तो आप सोचोगे फिर पैसा आएगा कहाँ से, अगर गवर्नमेंट कुछ बोरो नहीं कर रही, कुछ सेल नहीं कर रही, तो पैसा आएगा कहाँ से। पैसा आएगा टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। गवर्नमेंट जो टैक्स कमाती है उससे, और जो नॉन टैक्स कमाती है उससे। टैक्स क्या होते हैं, 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, ऐसे रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट किसी पे फाइन लगाती है, फीस लगाती है, गवर्नमेंट को जो लोन्स, किसी को लोन दिया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट पीएसयू से डिविडेंड लेती है, लाइसेंस की फ़ीस चार्ज करती है, ये सब जो एक्स्ट्रा इनकम है ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। तो गवर्नमेंट की कमाई 2 तरीके से होती है, टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, तब उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। याद रखना, रेवेन्यू रिसीप्ट में बोरोइंग की और सेलिंग की कमाई को नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की ऐसी रिसीप्ट जो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट बोरो कर रही है, कहीं से लोन ले रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, एसेट को रिड्यूस करती है, सपोज गवर्नमेंट ने कोई एयरपोर्ट बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऐसी रिसीप्ट को कैपिटल रिसीप्ट करते हैं। यानी गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा है तो रेवेन्यू रिसीप्ट, और कैपिटल बेच के या कैपिटल खरीद के पैसा है तो मतलब कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग दैट डज नॉट क्रिएट एसेट्स, ठीक है। ऐसी स्पेंडिंग, रेवेन्यू स्पेंडिंग यही है, ऐसी स्पेंडिंग जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन कोई एयरपोर्ट नहीं बना, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना, तो पैसा खर्च हुआ कहाँ, लोगों को सैलरीज देने में, लोगों को सब्सिडी देने में,
लोन्स पे इंटरेस्ट पे करने में पैसा खर्च हुआ उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि आपने पैसा खर्च तो किया मगर बदले में कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट क्रिएट हो रहे हैं और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे आपका कैपिटल रिसीप्ट थी ना, कि एसेट आपके कम हो रहे थे और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एसेट क्रिएट हो रहे हैं और लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा आपको। और लोन का रिपेमेंट कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सिंपल है, गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रही है और जितना बोरोइंग कर रही है। ठीक है, टोटल रिसीप्ट, गवर्नमेंट टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर जो है फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। रिसीप्ट में आता है ना नॉन बोरोड रिसीप्ट, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट की बात हो रही है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपकी वो रिसीप्ट। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, बोरोइंग फॉर डे टू डे बेसिस, मतलब डे टू डे बेसिस कितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है। रेवेन्यू डेफिसिट समझने के लिए ऊपर जाओ, देखो ये है ना रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू रिसीट में कितनी मनी मिल रही है और कितनी मनी खर्च कर रहे हो, उनका डिफरेंस आपस में। ठीक है, वो कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू रिसीट कम है, मतलब आप क्या हो? रेवेन्यू डेफिसिट में हो। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट शोज बोरोइंग फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीट कम है, पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा करो, दोस्त से उधार मांगोगे ना, तो डेली अगर आपको यही हो रहा है खर्चा ज़्यादा और पैसे कम मिल रहे हैं तो दोस्त से उधार मांगोगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट होता है यानी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है पैसा मिलने से ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या होगा? जो फिस्कल डेफिसिट का कुछ पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है ना, गवर्नमेंट कुछ पैसा इंटरेस्ट में देती है लोन्स को, तो वो फिस्कल डेफिसिट में वो भी कैलकुलेट हो जाता है। गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इंटरेस्ट पेमेंट भी किया है, बट इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअली वो कोई ख़राब बात तो है नहीं, वो तो कैपिटल आपने लाइबिलिटी कम करी है, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जितना पैसा खर्च हुआ उसको माइनस कर दो, तब जो डेफिसिट आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये हाईलाइट करता है बोरोइंग एक्सक्लूडिंग द पास्ट डेट इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट को रिमूव कर दो फिस्कल डेफिसिट से, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। इतना सिंपल सा याद रखना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जो ऊपर पढ़ा ना आपने, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो, तो उसी रेवेन्यू डेफिसिट से अगर आपने कैपिटल ग्रांट्स को माइनस कर दिया, सपोज आप रेवेन्यू डेफिसिट में हो, मतलब आपने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, जितना आपको टैक्स से मिलना था उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, और कोई एसेट भी क्रिएट नहीं किया आपने, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट तो क्रिएट होता नहीं है, आप सैलरी देते हो, पेंशन देते हो, ये सब करते हो, तो इस चक्कर में आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन आपको टैक्स से पैसा उतना मिल नहीं पाया, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट है। लेकिन ये कैलकुलेट करते वक्त आपने जो स्टेट्स को ग्रांट दिया था उसको भी कैलकुलेट कर लिया, तो वो सही पिक्चर नहीं दे रहा था, क्योंकि जो स्टेट को आपने ग्रांट दी है उस पैसे का स्टेट लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में। कोई हाईवे बनवा रहा है, कोई फ्लाईओवर बनवा रहा है, तो वो तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही हो रहा है ना इकोनॉमी का। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट में से जब आप कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट को माइनस करते हो तो आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। समझ आ गया? FRBM एक्ट तो पता ही है कि एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट के बियॉन्ड इसके कम नहीं होना चाहिए। 3% का टारगेट है शायद, चेक कर लेना इसको। और NK सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे अमेंडमेंट किया गया था इसमें, 2016 में ये कमेटी गठित की गई थी। वैसे तो 2003 का एक्ट है, 2016 में NK सिंह कमेटी बैठी जिससे FRBM एक्ट को अमेंड किया गया था। तो NK सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, दिस शुड बी FRBM कमेटी, राइट। पब्लिक डेट की बात कर लो, गवर्नमेंट बोरोइंग्स कितनी है वो पब्लिक डेट कहलाएगा। ठीक है, इसको इंटरनल और फॉरेन डेप्ट दोनों तरह के जो डेप्ट हैं वो सब पब्लिक डेट कहलाएंगे। टैक्सेशन तो पता ही है आपको, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका ही टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया मैंने ऊपर ही। फाइनेंस कमीशन सबको पता है, आर्टिकल 280, ये टैक्स रिकमेंड का काम होता है इसको, कि सेंटर स्टेट के बीच में कितना टैक्स का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपस में, वो फाइनेंस कमीशन होता है। एक्सटर्नल सेक्टर तो बहुत ईजी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है ना, टोटल ट्रेड, जो हम टोटल ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट कम हो, इसकी कोशिश होती है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड, टोटल हमारी कंट्री वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, उसका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। दूसरी चीज़ें, करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स में डिवाइड किया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट को। करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें सबका लेखा जोखा लिखा रहता है। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, ठीक है, इनकम हो गए और ट्रांसफर्स हो गए। ठीक है, यानी कि इसमें ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इनविजिबल्स मतलब इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ जो होती हैं,
ठीक है, जैसे आपकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, किसी से कंसल्टिंग करी आपने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा, ये सारी चीज़ें आपके इंडिविजुअल्स में आएंगी। तो करंट अकाउंट में ये भी जो है कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही पार्ट है दोनों, करंट और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में एसेट्स हो, जैसे कि एफडीआई कितना है, एफपीआई कितना आया, लोन्स क्या है, एनआरआई के डिपॉजिट कितने हैं, ये सब आपके इस पे जो कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इनमें जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो करंट अकाउंट में आएगा और इनमें जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पता ही है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। राइट, समझ गए? तो सिंपल है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट कम है, इसको बैलेंस करने का जो है टर्म उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। राइट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। और ये याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का ही एक सबसेट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। एक्सचेंज रेट तो पता ही है आपको कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ जब एक्सचेंज करोगे तो उसका कितना रेट है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। ठीक है, तो इसको फिक्स, ये जो एक्सचेंज रेट है फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है और मैनेज भी हो सकता है। ठीक है, अब फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज नाम से समझ आ रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू बिल्कुल फिक्स कर दे कि ₹1 इज इक्वल टू $1 ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रेट कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब अगर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो अभी चलता है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा रुपी ऊपर नीचे होगा, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपी कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लोटिंग हो गया। मैनेज मतलब कभी कभी गवर्नमेंट उसको मार्केट, वैसे तो फ्लोटिंग रहने दे बट कभी कभी मैनेज कर दे उसको, कभी डिवैल्यूएशन करके करेंसी को कम कर दिया वैल्यू, कभी अप्रिसिएशन करके करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, तो डिवैल्यूएशन अगर कर रही है तो वो मैनेज्ड कहलाएगा। राइट, तो एक्सचेंज रेट 3 तरह के होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज्ड, ये याद रखना। डिप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन वो होता है करेंसी की वैल्यू गिर जाती है अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से गिर रही है, फ्लोटिंग रेट की वजह से, तो फिर ये डिप्रिसिएशन कहलाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद आके करेंसी की वैल्यू गिरा रही है तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। राइट, अब ये डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, वो इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है, डिप्रिशिएट हुई है, तो इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट जो है चीप हो जाएंगे। ठीक है, चीप हो जाएंगे तो इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। राइट, दूसरी चीज़ आपके इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे क्योंकि आपके मनी की वैल्यू कम हो गई है। पहले जितना इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट अब आओगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। राइट, तो इंपोर्ट आपके कॉस्टली हो जाएंगे। वहीं पे इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो गई ना, तो इंपोर्टेड आइटम महंगे हो गए कंट्री में आते ही, तो इन्फ्लेशन माइट गो अप। और जो आपका फॉरेन डेप्ट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। तो ये चारों सिचुएशन होती है जब रुपी डिप्रिशिएट करता है या रुपी का डिवैल्यूएशन होता है तो। ठीक है, एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट कॉस्टलियर और इन्फ्लेशन हाइयर, ये याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट कॉस्टलियर मतलब हर कंट्री को ये तो चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट चीप हो जाएं। ठीक है, यानी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ और इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो जाए, ताकि हमारी इंपोर्ट जो है ज़्यादा हमें इंपोर्ट ना करना पड़े ज़्यादा, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही से बना रहा है। यानी कि ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करने में डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी या डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी मदद करता है। राइट, अगर आए अप्रिसिएशन ऑफ रुपी तो इसका ठीक अपोजिट कर देना सिनेरियो को, याद रखना। एक सिनेरियो याद कर लो, ठीक है, डिप्रिसिएशन का, अप्रिसिएशन आएगा तो उसका ठीक अपोजिट चीज़ें सोच लेना। राइट, अब आगे चलते हैं। एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई करता है, अगर कोई फॉरेन बिजनेस आपकी कंट्री में और वो मैनेजमेंट का ओनरशिप कंट्रोल करता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। ठीक है, जैसे टोयोटा ने आपके देश में, इंडिया में कार फैक्ट्री सेटअप कर ली। ठीक है, टोयोटा ने क्या किया, कार फैक्ट्री सेट कर ली हमारे इंडिया में। तो क्या कर रही है टोयोटा, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी ला रही है, जॉब्स ला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, तो इसको एफडीआई बोलते हैं। वहीं एफपीआई क्या होता है, कोई यूएस का एक इन्वेस्टर है, वो बैठे बैठे इंडिया के शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आके इन्फोसिस के शेयर खरीद रहा है, उसको एफपीआई बोलेंगे। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसमें ईजी एंट्री और ईजी एग्जिट होता है, ज़्यादा रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ते, आसानी से आए और आसानी से पैसे लेके निकल गए। ठीक है, और इससे लेकिन एक फ़ायदा होता है कि कैपिटल मार्केट बूस्ट होती है, कई बार फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं आपकी कंट्री में तो कैपिटल मार्केट बूस्ट करेगी। और लेकिन एफपीआई की वजह से एक चीज़ होता है कि कई बार मार्केट वोलेटिलिटी भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग अगर इन्वेस्ट करने लगते हैं अचानक तो मार्केट वोलेटिलिटी भी आ सकती है और कैपिटल मार्केट बूस्ट भी हो सकता है। तो एफडीआई एफपीआई का बेसिक डिफरेंस समझ गए। एफडीआई में आप मैनेजमेंट और ओनरशिप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आ रहे हो, आपको क्या ही ओनरशिप मिलेगी। राइट, अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझ लो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूजन के बारे में। पॉवर्टी तो पता ही है कि बेसिक इनकम ना होना किसी के पास। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एकदम ही सर्वाइवल पे आन पड़ी हो, मतलब आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर नीचे हो तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जी रहे हो,
यू डोंट हैव इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? आप अपने गांव में अगर 15,000 रुपये कमाते हो आप दिल्ली में और अपने गांव जाते हो तो वहाँ पे सबको लगेगा कि भाई ये तो 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा कमा रहा है, राइट। 15,000 रुपये कमा के अगर अपने गांव में जाओगे तो वहाँ के हिसाब से 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग मुश्किल 2,000-3,000 रुपये कमा रहे हैं पहले महीने में। लेकिन वही 15,000 रुपये अगर आप दिल्ली में कमा रहे हो और दिल्ली में ही रह रहे हो तो यहाँ के जहाँ पे लोग लाखों कमा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाती है, इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी। जैसे कि अर्बन रूरल कंट्रास्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग जॉब करना चाहते तो हैं मगर जॉब है ही नहीं, उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। याद रखना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पीपल आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट एबल टू वर्क एंड कांट फाइंड जॉब्स, इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कई तरह के होते हैं, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइकिल, डिस्गाइज, सीजनल। फ्रिक्शनल कैसा होता है? अगर आपने एक जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, उस टाइम का जो पीरियड में गैप है आप अनएम्प्लॉयड रहेगा ना थोड़ा टाइम, 2-3 महीनों के लिए, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कॉलेज से पास आउट हुए, 3-4 महीने जॉब ढूंढ रहे हो, फिर जाके आपकी जॉब लगी, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। बीच में अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको फ्रिक्शन चल रहा है। स्ट्रक्चरल क्या होता है कि जॉब्स तो हैं मगर स्किल मिसमैच है। सपोज एआई में बहुत सारी जॉब निकली है मगर इंडिया में किसी को एआई के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो स्किल मिसमैच हो रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल क्या होता है? अगर ये साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट आता ही रहता है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट आता है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही मतलब फैक्ट्री ओनर्स पैसे नहीं दे पा रहे अपने वर्कर्स को, उनको फायर कर दे रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, राइट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी काम में 3 लोगों की ज़रूरत है और 6 लोग उसी काम पे टूट पड़े हैं। मोस्टली ऐसा एग्रीकल्चर में देखा गया है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग कर लेंगे, लेकिन पूरी फैमिली के 5-6 लोग उसमें लगे रहते हैं, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ जॉब होती हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आइसक्रीम वाले की जॉब गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है बट सर्दियों में इसकी जॉब कम हो जाती है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं आइसक्रीम, राइट। मैं तो खाता हूँ। इंक्लूसिव ग्रोथ तो पता ही है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का, वही इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाती है। कुछ और की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इकोनॉमी के लास्ट में। पहले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देख लो। ग्रोथ मतलब राइज हुआ है आपकी रियल जीडीपी और नेशनल इनकम में, तो ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी रैंकिंग अच्छी आ रही, तब आपका डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये समझ लेना कोर कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है कि अभी की नीड्स मीट करनी है बट फ्यूचर की नीड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। लैफर कर्व क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्व है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, को देख लो एक बार। लैफर कर्व क्या होता है? ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में लैफर कर्व क्या कर रहा है? रिलेशनशिप शो कर रहा है। मतलब अगर गवर्नमेंट आपसे बहुत कम टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, राइट, लो रेवेन्यू मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आप पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा रही है तब भी गवर्नमेंट को बहुत लो रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अगर आपसे बहुत कम टैक्स चार्ज करेगी तब भी उसको कम ही पैसा मिलेगा, और अगर बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी टैक्स तब भी उसको बहुत कम ही रेवेन्यू मिलेगा। तो आप सोचोगे सर ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी तब फिर कैसे कम रेवेन्यू मिल रहा है? इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो लोग जो है टैक्स पे करना कम कर देंगे, लोग टैक्स की चोरी करने लगेंगे, या फिर लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपना जॉब ही छोड़ देंगे। जब सारा पैसा टैक्स में चला जा रहा है तो मैं जॉब कर क्यों रहा हूँ, इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ, राइट। तो लोग इस जॉब करना कम कर देंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट को लो रेवेन्यू ही मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट होगी तो, ठीक है। लोगों के पास जॉब नहीं रहेंगी तो क्या ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है मॉडरेट टैक्स रखना चाहिए, यानी कि अगर मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए तो मॉडरेट टैक्स चाहिए। इसको दर्शाया जाता है, इस चीज़ को लाफर कर्व से। कैसे दर्शाया जाता है? ये देखो, ये है आपका टैक्स रेट और ये है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ रहा है इधर और इधर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो टैक्स अगर यहाँ तक बढ़ाया, 20 तक मॉडरेट लेवल तक बढ़ाया, तो टैक्स रेवेन्यू आपको हाईयर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल ही कम कर दिया टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेट, तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी जो है बिल्कुल कम रहेगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी आपका जो टैक्स रेवेन्यू वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। समझ गया ना? मॉडरेट पे होना चाहिए। तो आई होप आपको लाफर कर्व समझ आ गया होगा। अगर आज तक नहीं आया होगा तो इससे ज़्यादा आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। नेक्स्ट इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जो शो करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी को शो करने वाला ग्राफ है। जितना ज़्यादा फार्दर होगा ये डायग्नोस से, उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। सपोज ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, कितने हाउस होल्ड है सोसाइटी में और उनकी क्या इनकम है। इधर हाउस होल्ड का नंबर बढ़ रहा है, इधर इनकम बढ़ रही है। तो इक्वलिटी तो ये होना चाहिए जैसे जितने हाउस होल्ड हैं सबकी इनकम बराबर होनी चाहिए। तो ये लाइन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बीच में जो लाइन जा रही है ये लाइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, इसी को डायगोनल यही है
और यही डायगनली लाइन ऑफ इक्वलिटी कहलाता है। अब इसके नीचे डाउन साइड में एक कर्व होता है, ये कर्व जितना दूर रहेगा, इस कर्व को लॉरेंस कर्व बोलते हैं, जितना लाइन ऑफ इक्वलिटी से दूर रहेगा ये कर्व उतना ज़्यादा इनइक्वलिटी है, ठीक है। यानी कि ये लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वलिटी से जितना दूर है, अगर ऐसे हो गया मतलब और ज़्यादा इनइक्वलिटी है, ठीक है, अगर ऐसे हो गया मतलब और इनइक्वलिटी, और जितना पास रहेगा मतलब उतनी इनइक्वलिटी कम है सोसाइटी में, इक्वलिटी है, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व समझ आ गया आपको, राइट। ये होता है जिनी कोफिशिएंट। क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है 0 to 1, ठीक है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वलिटी और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है इक्वलिटी और अनइक्वलिटी को 0 और 1 के टर्म्स में, और ये डिराइव किया जाता है लॉरेंस कर्व से ही। यही बताता है कि अगर इनमें ज़्यादा गैप है तो मतलब हायर जीनी कोफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा गैप है तो जीनी कोफिशिएंट 0.5 या 0.6 या 1 तक जा सकता है। अगर ज़्यादा गैप है इनके बीच में तो इनइक्वलिटी ज़्यादा है ना, इनइक्वलिटी ज़्यादा मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी तो 1 है, तो 0 से ज़्यादा होगी। तो हायर जीनी कोफिशिएंट तब होगा जब लॉरेंस कर्व में गैप ज़्यादा होगा, तब हायर जीनी कोफिशिएंट होगा। इतना समझ आ गया। जीनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व दोनों ही इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करते हैं, ये चीज़ याद रखना। लास्ट में एमएसपी तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट गारंटी करती है कुछ प्राइसेस फार्मर्स को। इसका मैंने क्रॉप्स वाला जो वीडियो बनाया है वो देख लेना एक बार, उसमें ट्रिक्स के थ्रू कौन से स्टेट में कौन से क्रॉप्स का हायर प्रोडक्शन है, कौन सी कंट्री में कौन सी क्रॉप्स का हायर प्रोडक्शन है, वो सब मैंने याद करा दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है जब इसेंशियल चीज़ों को सब्सिडाइज रेट पे पुअर को, तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। इतने ही कोर कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है, इसके अलावा जो भी है वो आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर लोगे। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह थोड़ी सी देख लेना, और बाकी मैंने कल के करंट अफेयर्स में पढ़ाई दी है, ठीक है। तो आई थिंक 50 मिनट्स में हमने पूरा 68 टॉपिक्स कवर कर लिए। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल डरना मत। कल शाम 6 बजे के पहले कोई उठेगा नहीं, ठीक है। लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो, और कमेंट करो मैं फोड़ दूंगा या मैं फोड़ दूंगी इस बार, ठीक है। सिंपल सा कमेंट करो, अपने आप को मोटिवेट करो, भर दो कमेंट सेक्शन को। क्या लिखोगे, मैं फोड़ दूंगा इस बार, मैं फोड़ दूंगा या मैं फोड़ दूंगी, ऐसे लिखो सिंपल, ठीक है। और अगर कोई लिख रहा है उसको सपोर्ट भी करो, हाँ भाई तुम फोड़ोगे, हाँ भाई तुम फोड़ोगी, एकदम सक्सेस की वाइब्रेशन फैला दो चारों तरफ, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, चार्ज अप रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।